बहुत ही सही जगह की लिख के है बच्चों आपने। आज जो हम करेंगे, ध्यान समझिएगा, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 9th साइंस का। उसमें टॉपिक है हमारा मोमेंटम। टॉपिक क्या है हमारा? मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम जानेंगे, समझेंगे मोमेंटम क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। सबसे पहले कोई भी बॉडी हमारी मूव करती है, ठीक है, मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं। तो कोई भी बॉडी हमारी मूव करती है तो उसकी मूवमेंट की वजह से जो भी उसके अंदर डायरेक्शन होती है तो उसका कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। अगर हम उसका प्रोडक्ट कर दें तो वो हमारा मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। अब वैसे मैं बात करूं तो देखो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। किसी भी बॉडी को रोकने के लिए जो हमें बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, वो क्या होता है हमारा बेटा? वो हमारा एक तरीके से मोमेंटम ही समझ के चलिए, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यानी कि अगर फोर्स जो लग रही है वो हमारी, वो मास के और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। तो मोमेंटम जो होता है उसे पी से डिनोट करते हैं, और वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मास का मतलब द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान, और वेलोसिटी का मतलब वेग। वेलोसिटी का मतलब वेग। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज है हमारा। अच्छा, अब अगर बॉडी रेस्ट में, इफ द बॉडी इज रेस्ट इट्स वेलोसिटी जीरो, हैंस द मोमेंटम इज आल्सो जीरो। अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो होगा क्या कि उसकी जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। भाई बॉडी रेस्ट में तो मोमेंटम जीरो ही होगा ना, वो मूव क्यों कर रहा है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। बता रहे, ठीक है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या होगा उसका? जीरो होगा, ठीक। अच्छा जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद, आज गौरव एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वेलोसिटी भी जीरो एंड हैंस द मोमेंटम आल्सो जीरो। यार देखो, मोमेंटम जीरो होने की दो कंडीशन है, या तो मास जीरो हो जाए, मतलब वो खत्म सिंह हो जाए, मतलब हुई ना कुछ, या फिर वेलोसिटी जीरो हो जाए। वेलोसिटी जीरो का मतलब रेस्ट में है ना, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दो कंडीशन है हमारी, ठीक। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, मोमेंटम जो होता है बेटा, उसकी यूनिट क्या होती है? ये बहुत पेपर में पूछी जाती है। तो देखो, मास को किस में नापते हैं बताओ जरा? एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जिसे बोलते हैं। जहां पर अगर आप मान लो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया कहीं पे भी चले जाएं, वही यूनिट मास को उसी में नापेंगे, उसको हम बोलेंगे केजी। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? केजी, ठीक है। केजी में नापते हैं मास को। किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। वेट और मास में फर्क होता है, वो हम बताएंगे आगे अगले चैप्टर में, ठीक है। अभी समझिए। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चा? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो यहां पे लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट हो गई। कोई दिक्कत? ये यूनिट से, न्यूमेरिकल से आप पता कर पाएंगे, ठीक है। गौरांगी बेटा बोर्ड पे देखें, ठीक है, जब पढ़ा रहा होता हूं तो ध्यान दें, ठीक। हाँ, तो आप जो है चीजों को समझ पाएंगे किससे? यूनिट से। न्यूमेरिकल के अंदर कोई भी डेटा गिवन होगा तो आपको उससे पता लगेगा कि उसकी यूनिट क्या है। यूनिट से पता लग जाएगा, अच्छा ये मोमेंटम है, ये मास है, ये वेलोसिटी है। उसके बाद उस डेटा का यूज करेंगे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी बातें, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात है कि जो एक कराटे प्लेयर है ना, जैसे हमारे अभिषेक जी ताई कमांडो हैं, ठीक है। तो कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अप पिल ऑफ टाइल्स। बहुत सारी टाइल्स को अगर एक साथ रख तोड़ देता है वो, है ना। और आइस उसको भी सिंगल ब्लो में हिज हैंड। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे अगर हल्का सा मारे, मतलब ऐसे अगर मोमेंटम से नहीं लेके जाएगा तो टूटेगा नहीं। तो उसको मोमेंटम बनाने के लिए पीछे लेके जाना पड़ेगा। जैसे आप बॉल फेंकनी है, ठीक है, तो बॉल फेंकने के लिए पीछे जाना पड़ता है। जेवलिन थ्रो, कोई बंदा भाग के आता है तभी तो फेंकता है, तभी तो उसको, हाँ, तभी तो जी तभी तो मोमेंटम बनाते हैं आप, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो वो मोमेंटम गेट करते हैं, उसके बाद वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं। किसको? उसको, भाले को, जो फेंकना होता है भाला, ठीक है। अब ये तो मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा वो बता रहा था एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं आपसे बच्चा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, एक न्यूमेरिकल आपको दे देता हूं,
जिससे कि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बच्चा, अब यहाँ पे मैंने मोमेंटम पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, उसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर बच्चा, कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ अ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। उस आदमी का मोमेंटम ज्ञात करो यदि उसके जो द्रव्यमान है 75 kg है और वेलोसिटी वेग जो है कितना है 2 मीटर। तो हमने आपको बताया था बेटा मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है। मास कितना बच्चा, वेलोसिटी कितना बच्चा, मल्टीप्लाई करके क्या आया आंसर, ये इसकी कोई दिक्कत, सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है जी। अब चलें आगे, अगले हमारा जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो भाई, अब यहां पर हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या करेंगे यहां पर, ध्यान समझेंगे बच्चा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। रेट का मतलब टाइम और चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल। देखो वी हमारी क्या, मैंने 8 चैप्टर में आपको यू और वी के बारे में बता दिया है। वी हमारी फाइनल वेलोसिटी, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी। वी को बोलते हैं अंतिम वेग, वी को क्या कहते हैं बच्चा, फाइनल वेलोसिटी, और यू को इनिशियल वेलोसिटी। यहां हो गया ये अंतिम वेग और ये हो गया आपका प्रारंभिक, स्टार्टिंग, प्रारंभिक है ना, चलो लिख लेना कोई बात नहीं। प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग वेग, शुरू की वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइम जो है वो हमारा टाइम है, समय है, वो तो पता ही है ना, उसे सेकंड में नापते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो m इज द मास। m क्या है हमारा बेटा, मास है। m क्या है हमारा, मास है, ठीक है। द्रव्यमान हिंदी में क्या है, द्रव्यमान, ठीक है बच्चा। हाँ, f फोर्स है। f हमारी क्या है, f का मतलब है हमारा फोर्स, हिंदी में बल कह रहे हैं इसे, क्या कह रहे हैं, बल। बुझा के सबके एन हवा। अब इस यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो होता है फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो हमने कर दिया। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो वहाँ एक कांस्टेंट लगता है, उसे बोलते हैं के। जब हम इक्वल लगाते हैं तो हाँ कांस्टेंट है कोई वैल्यू, हम लेट के की वैल्यू जो है वो 1 कर लेते हैं। के की वैल्यू क्या कर लेते हैं, 1। हाँ, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट, कोई 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम मानेंगे 1 अभी, क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू बाई टी। अच्छा एक बात बताओ, 8 चैप्टर में आपने पढ़ा था एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सुना है आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एस्केलरेशन। k की वैल्यू हो गई 1 और m, ये पूरा क्या हो गया बेटा, a हो गया। तो हमारा यहाँ पर एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट इक्वल टू हो गया m इंटू ए। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड a इज द एस्केलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। a का मतलब त्वरण, a यहाँ पर क्या है बेटा, त्वरण है, एस्केलरेशन है, त्वरण है। a क्या हमारा, त्वरण या फिर एस्केलरेशन कहते हैं आप इसे, ठीक। अच्छा जी, तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर बेटा मैं इसे मान लीजिए a लिखूं तो f बाई m हो जाएगा। यानी कि देखो, अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो एस्केलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। अगर हम वेट बढ़ा देंगे, कोई मोटा आदमी है उसे दौड़ाओ, उसके पीछे कुत्ता छोड़ दो, और कोई पतला आदमी है उसके पीछे कुत्ता, ऑब्वियस सी बात है जो हैवी होगा वो धीरे दौड़ेगा और जो पतला सूखा वो तेज भाग जाएगा, समझ गए। तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, तो एस्केलेशन बढ़ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें बेटा एक चीज और आता है, इसमें रिलेशनशिप न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, अगर ये डबल होगा तो ये क्या होगा, ये होगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट। तो फोर्स को किस में नापते हैं बच्चा, फोर्स को किस में नापते हैं, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में। किस में नापते हैं बेटा, एन है, एन मतलब न्यूटन, ठीक है। किस में नापते हैं बच्चा, न्यूटन में। तो 1 न्यूटन जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, मास को किस में नापेंगे, केजी में, एस्केलेशन को किस में नापेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाइड होती है वो उसके एस्केलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। या एस्केलेशन जितना होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितना हम फोर्स लगाएंगे
और मान लो मैं कस के धक्का लगा दूं तो तेज जाएगी ऑब्जेक्ट, और धीरे लगाऊं तो धीरे जाएगी ऑब्जेक्ट। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, तो पहली इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चा? पहली एप्लीकेशन है यहाँ पर इसकी कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा कोई भी वो जो प्लेयर होता है, कीपर होता है, वो जब बॉल पकड़ता है तो अपने हैंड को पीछे क्यों लेके जाता है? हाँ, पहला, ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है, हाँ जैसे देखो अब होता क्या है, सुनो, जो कीपर है देख तो ऐसे करता है, कैच ऐसे करेगा हमेशा, कभी भी देखना ध्यान से, पीछे लेके जाएगा, कहीं पे भी पीछे की तरह हल्का करेगा ना, कभी भी ऐसे करेगा वो, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। वो आप देख लेना, ये रीजन है। एक्चुअली होता क्या है, वो बॉल की जो स्पीड होती है, उसका जो मोमेंटम होता है उसको कम करता है। जब वो बॉल आएगी, अगर वो मान लो ऐसे पकड़ेगा ना तो उसके हाथ में बहुत तेज लगेगी, और अगर ऐसे करेगा तो थोड़ी देर हल्की उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसके हाथ में चोट कम लगेगी। हाँ ठीक है, तो ये है ए प्लेयर है ना, मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल, ठीक है। ये इसीलिए होता है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ लगता है यहाँ पर, ठीक। क्या होता है कि ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज ए लार्ज मोमेंटम इन स्टॉपिंग दिस क्रिकेट बॉल, इट्स मोमेंटम हैज टू बी रिड्यूस जीरो। वही वाली बात है, जब उसकी डिस्टेंस पर ट्रेवल करेगा तो मोमेंटम को कम करने के लिए ऐसा करता है, ठीक। नेक्स्ट जो है बच्चा वो है जो एक द केस ऑफ हाई जंपर, जब वो जो कूदता है ऊपर, डंडा लेके देखे ओलंपिक्स में या फिर किसी गेम्स में ऐसा करके डंडा लेके कूद, हाँ ठीक है उसे, हाँ हाँ नहीं हाई जंपर्स कहते हैं, डंडा लेके जो कूदते हैं वो ऐसे डंडा सा होता है, हाँ ऐसा करके, हाँ हाँ तो ऐसे कूदते हैं, तो वो दूसरा एप्लीकेशन है। तो वहाँ पे देखते होगे जब वो मट्टी पे कूदते हैं ना तो अपने मतलब आगे को घिसट जाते हैं वो, जिससे कि क्या हो वहाँ पे मोमेंटम कम हो जाए और उन्हें चोट कम लगे, ठीक है। तो यही रीजन है। तो है मट्टी हो, हाँ जो भी है गद्दे रहते हैं, ठीक है। तो द केस ऑफ हाई जंपर, नेक्स्ट है बेटा द केस ऑफ हाई जंपर, ठीक है। अब इधर वाले को रब कर दूं, सब लोगों ने नोट कर दिया? हाँ 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 सब ने, ठीक है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए, देखिए अब नेक्स्ट है बेटा द यूज ऑफ ए सीट बेल्ट इन ए कार। अरे हाई जंपर ये सब जो है घर पे मत करिएगा आप लोग, है ना, ये दिस इज, ठीक है। अब इधर देखिए द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन ए कार। देखो भाई कार के अंदर सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, ठीक है। रीजन ये है कि सपोज मान लीजिए कभी गलती से एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो अगर या फिर ब्रेक लगाया आपने एकदम से, तो जब, हाँ तो जब आप एकदम से आगे पे शीशे पे आएंगे, है ना, चोट लगेगी, सर पे चोट लग सकती है, हो सकता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि भैया जो सीट बेल्ट है वो क्या करती है कि जो उसके एक्सीडेंट, मतलब आप जो एकदम से जब फास्ट जो मूविंग में रहती है बॉडी, तो उसके मोमेंटम को कम करती है वो, ठीक। होता क्या है बेटा, द फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली ड्यू टू दिस द कार लार्जर मोमेंटम इज रिड्यूस टू बी जीरो वेरी शॉर्ट टाइम। एकदम से आपने मोमेंटम उसका जीरो कर दिया, तो आप क्या होगा उस दौरान, क्या होगा, तो स्लाइटली स्ट्रेचेबल बेल्ट जो होता है वॉर्न द पैसेंजर ऑफ द कार, इंक्रीज टाइम टेकन बाय द पैसेंजर टू फॉल द फॉरवर्ड। इसका मतलब यह है कि उसके टाइम को, मतलब कि जब वो आगे जाए उसकी मोमेंटम को थोड़ा कम कर देगा, इससे कि उसे चोट कम लगे, ठीक। तो ये चीज, तो ये बस अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम नेक्स्ट, अब हम इसमें 3-4 न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में थ्योरी यहीं तक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग पहले थ्योरी देखें, उसके बाद न्यूमेरिकल करें। सभी को मेरा राम राम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।